राइटर्स अड्डा पेश करते हैं मंटो की कलम, एक कोशिश मंटो की स्याही में आवाज़ पिरोने और उसे आवाम तक पहुंचाने की। मंटो उर्दू अफसाने का वो नाम है जिन्होंने इंसानी नफ्सियात के हर पहलू को छुआ और अपनी मानीखेज कलम से दुनिया की ऐसी तस्वीरें बनाई जो दिलावेज होने के साथ ही हैवतनाक भी थी। आइए उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर को हर्फ दर हर्फ सुनते हैं आपकी अपनी दोस्त आशिया पंजाबी के साथ। मुख्तार ने शारदा को पहली मर्तबा झर्रियों में से देखा। वो ऊपर कोठे पर कटा हुआ पतंग लेने गया तो उसे झर्रियों में से एक झलक दिखाई दी। सामने वाले मकान की बलाई मंजिल की खिड़की खुली थी। एक लड़की डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी। मुख्तार को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लड़की कहाँ से आ गई, क्योंकि सामने वाले मकान में कोई लड़की नहीं थी, जो थी ब्याही जा चुकी थी। अब वहां सिर्फ रूपकौर थी। उसका पिलपिला पति कालो मिल था, उसके 3 लड़के थे और बस। मुख्तार ने पतंग उठाया और ठिठक के रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके नंगे बदन पर सुनहरे रोए थे। उनमें फंसी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। उसका रंग हल्का सांवला था, सांवला भी नहीं, तांबे के रंग जैसा। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें ऐसे लगती थी जैसे उसका बदन पिघल कर कतरे कतरे बनकर गिर रहा हो। मुख्तार ने झर्री के सुराखों के साथ अपनी आंखें जमा दी और उस लड़की को जो डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी दिलचस्पी और गौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 बरस की थी। गीले सीने पर उसकी छोटी छोटी गोल छातियां जिन पर पानी के कतरे फिसल रहे थे बड़ी दिलफरेब थी। उसको देखकर मुख्तार के दिलो दिमाग में सुफली जज्बात पैदा न हुए। एक जवान, खूबसूरत और बिल्कुल नंगी लड़की उसकी निगाहों के सामने थी, जबकि होना यह चाहिए था कि मुख्तार के अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती, मगर वो बड़े ठंडे एहसासात से उसे देख रहा था, जैसे कोई चित्रकार एक तस्वीर देख रहा हो। उस लड़की के निचले होंठ के आखिरी कोने पर बड़ा सा तिल था, बेहद मतीन, बेहद संजीदा, जैसे वो अपने वजूद से बेखबर है, लेकिन दूसरे इसके वजूद से आगाह हैं, सिर्फ इस हद तक कि उसे वहीं होना चाहिए था जहां के वो था। बाहों पर सुनहरे रोएं पानी की बूंदों के साथ लिपटे हुए चमक रहे थे। उसके सर के बाल सुनहरे नहीं, भोसले थे, जिन्होंने शायद सुनहरे होने से इनकार कर दिया। जिस्म सुडौल और गदराया हुआ था, लेकिन उसको देखने से उत्तेजना पैदा नहीं होती थी। मुख्तार देर तक झर्रियों के साथ आंखें जमाए रहा। उस लड़की ने बदन पर साबुन मला, मुख्तार तक उसकी खुशबू पहुंची। सलोने तांबे जैसे रंग वाले बदन पर सफेद सफेद झाग बड़े सुहाने मालूम होते थे। फिर जब ये झाग पानी के बहाव से फिसले तो मुख्तार ने महसूस किया जैसे उस लड़की ने अपने बुलबुलों का लिबास बड़े इत्मीनान से उतार कर एक तरफ रख दिया हो। नहाने के बाद उस लड़की ने तौलिए से अपना बदन पोंछा। बड़े सुकून और इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहने। खिड़की के डंडे पर दोनों हाथ रखे और सामने देखा। एकदम से उसकी आंखें शर्माहट की झीलों में से गर्क हो गईं। उसने खिड़की बंद कर दी। मुख्तार जोर से हंस पड़ा। लड़की ने फौरन खिड़की के पट खोले और बड़े गुस्से में झर्री की तरफ देखा। मुख्तार ने कहा,
मैं कसूरवार बिल्कुल भी नहीं। आप क्यों खिड़की खोलकर नहा रही थी? लड़की ने कुछ ना कहा। उसने झिर्रियों की तरफ देखा और खिड़की बंद कर दी। चौथे दिन रूप कौर आई। उसके साथ यही लड़की थी। मुख्तार की माँ और बहन दोनों सिलाई और क्रोशिये के काम की माहिर थी। गली की लड़कियां अक्सर उनसे ये काम सीखने के लिए आया करती थी। रूप कौर भी उस लड़की को इसी गरज से लाई थी क्योंकि उसको क्रोशिये के काम का बहुत शौक था। मुख्तार अपने कमरे से निकलकर सहन में आया तो उसने रूप कौर को प्रणाम किया। लड़की पर उसकी निगाह पड़ी तो वो सिमट सी गई। मुख्तार मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। लड़की रोज़ाना आने लगी। मुख्तार को देखती तो सिमट जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसका ये रद्द अमल दूर हुआ और इसके दिमाग से यह ख्याल किसी कदर महब हुआ कि मुख्तार ने उसे नहाते देखा था। मुख्तार को मालूम हुआ कि इसका नाम शारदा है। रूप कौर के चचा की लड़की है, यतीम है। चीचों की मल्लियों में एक गरीब रिश्तेदार के साथ रहती थी। रूप कौर ने उसको अपने पास बुलाया। एंट्रेंस पास है, बड़ी ज़हीन है क्योंकि इसने क्रोशिये का मुश्किल से मुश्किल काम यूं चुटकियों में सीख लिया था। दिन गुजरते गए। इस दौरान में मुख्तार ने महसूस किया कि वो शारदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब मुख्तार ने उसको पहली बार झिर्रियों में से देखा था तो उस वक्त उसके सामने एक नज़ारा था, बड़ा फरहतनाक नज़ारा। लेकिन अब शारदा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में बैठ गई थी। मुख्तार ने कई दफ़ा सोचा था कि ये मोहब्बत का मामला बिल्कुल गलत है, इसलिए कि शारदा हिंदू है। मुसलमान कैसे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करने की ज़रूरत कर सकता है। मुख्तार ने अपने आप को बहुत समझाया लेकिन वो अपने मोहब्बत के जज्बे को मिटा ना सका। शारदा अब उससे बातें करने लगी थी मगर खुल के नहीं। उसके दिमाग में मुख्तार को देखते ही यह एहसास बेदार हो जाता था कि वो नंगी नहा रही थी और मुख्तार झिर्रियों में से उसे देख रहा था। एक रोज़ घर में कोई नहीं था। मुख्तार की माँ और बहन दोनों किसी अजीज़ के 40वीं पर गई हुई थी। शारदा हर रोज़ की तरह अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आई। मुख्तार सहन में चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। शारदा ने उससे पूछा, बहन जी कहाँ हैं? मुख्तार के हाथ कांपने लगे। वो कहीं बाहर गई है। और माता जी? वो भी उसी के साथ ही गई है। अच्छा। ये कहकर शारदा ने किसी कदर घबराई हुई निगाहों से मुख्तार को देखा और नमस्ते करके चलने लगी। मुख्तार ने उसको रोका। ठहरो शारदा। शारदा को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया हो। वो चौंक कर रुक गई। जी? मुख्तार चारपाई से उठा। बैठ जाओ, वो लोग अभी आ जाएंगे। जी नहीं, मैं जाती हूँ। ये कहकर भी शारदा वहीं खड़ी रही। मुख्तार ने बड़ी जुर्रत से काम लिया, आगे बढ़ा, उसकी एक कलाई पकड़ी और खींचकर उसके होठों को चूम लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुख्तार और शारदा दोनों को एक पल के लिए बिल्कुल पता न चला कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद दोनों लड़ने लगे। मुख्तार ने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ़ कर देना। शारदा खामोश खड़ी रही। उसका तांबे जैसा रंग सुर्ख हो गया। होठों में खफीफ सी कपकपाहट थी, जैसे वो छेड़े जाने पर शिकायत कर रहे हों। मुख्तार अपनी हरकत और इसके नतीजे भूल गया। उसने एक बार फिर शारदा को अपनी तरफ खींचा और सीने के साथ भींच लिया। शारदा ने भी विरोध न किया। वो सिर्फ मुजस्समा हैरत बनी हुई थी। वो एक सवाल बन गई थी, एक ऐसा सवाल जो अपने आप से किया गया हो। वो शायद खुद से पूछ रही थी कि ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, क्या उसे होना चाहिए था, क्या ऐसा किसी और से भी हुआ है। मुख्तार ने उसे चारपाई पर बिठा लिया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो शारदा? शारदा के दुपट्टे के पीछे उसका सीना धड़क रहा था। उसने कोई जवाब न दिया।
मुख्तार को उसका ये सुकूत बहुत परेशान कुन महसूस हुआ। बोलो शारदा, अगर तुम्हें मेरी ये हरकत बुरी लगी है तो कह दो। खुदा की कसम मैं माफ़ी मांग लूँगा, तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैंने कभी ऐसे ज़रूरत ना की होती, लेकिन जाने मुझे क्या हो गया। दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत है। शारदा के होंठ हिले जैसे उन्होंने लफ्ज़ मोहब्बत अदा करने की कोशिश की हो। मुख्तार ने बड़ी गर्मजोशी से कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो या नहीं। मैं खुद इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी सारी हस्ती को अपनी इस मुट्ठी में लेना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शारदा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? शारदा की आंखें ख्वाबगो हो गईं। मुख्तार ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मैंने उस रोज़ तुम्हें नहीं देखा, नहीं, तुम मुझे खुद दिखाई दी। वो एक ऐसा नज़ारा था जो मैं ता क़यामत नहीं भूल सकता। तुम शर्माती क्यों हो? मेरी निगाहों ने तुम्हारी खूबसूरती चुराई तो नहीं? मेरी आंखों में सिर्फ उस नज़ारे की तस्वीर है। तुम उसे जिंदा कर दो, मैं तुम्हारे पाँव चूम लूँगा। ये कहकर मुख्तार ने शारदा का एक पाँव चूम लिया। वो कांप गई। चारपाई पर से एकदम उठकर उसने लर्जा आवाज़ में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म में। धर्म वरम छोड़ो, प्रेम के धर्म में सब ठीक है। ये कहकर उसने शारदा को चूमना चाहा, मगर वो तड़प कर एक तरफ हटी और बड़े शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती भाग गई। मुख्तार ने चाहा कि वो उड़कर ममटी पर पहुंच जाए, वहां से नीचे सहन में कूदे और नाचना शुरू कर दे। मुख्तार की वालिदा और बहन आ गई तो शारदा आई। मुख्तार को देखकर उसने फौरन निगाहें नीची कर ली। मुख्तार वहां से खिसक गया कि कहीं राज इफ्शा न हो जाए। दूसरे रोज ऊपर कोठे पर चढ़ा। झर्री में से झांका तो देखा कि शारदा खिड़की के पास खड़ी बालों में कंघी कर रही है। मुख्तार ने उसको आवाज दी, शारदा। शारदा चूंकि कंघी उसके हाथ से छूटकर नीचे गली में जा गिरी तो मुख्तार हंसने लगा। शारदा के होंठों पर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुख्तार ने उसे कहा, कितनी डरपोक हो तुम। हौले से आवाज दी और तुम्हारी कंघी छूट गई। अब ला के दीजिए नई कंघी मुझे, ये तो मोरी में जा गिरी है। अभी लाऊं? नहीं, मैंने तो मजाक किया है। मैंने भी मजाक किया था। तुम्हें छोड़कर मैं कंघी लेने जाता? कभी नहीं। मैं बाल कैसे बनाऊं? मुख्तार ने झुर्री के सुराखों में अपनी उंगलियां डाली और बोला, ये मेरी उंगलियां ले लो। मुख्तार का जी चाहा कि वो अपनी सारी उम्र उस हंसी की छाँव में गुजार दे। शारदा, खुदा की कसम, तुम हंसती हो तो मेरा रोम रोम खुश हो जाता है। तुम क्यों हो इतनी प्यारी? क्या दुनिया में कोई और लड़की भी तुम्हारे जितनी प्यारी होगी? ये कमबख्त दीवारें, ये मिट्टी के जलील पर्दे, जी चाहता है इन्हें तोड़ दूं, फोड़ दूं। ये हंसी कोई और ना देखे, कोई और ना सुने। शारदा, सिर्फ मेरे सामने हंसना, और अगर कभी हंसना हो तो मुझे बुला लिया करो। मैं इसके इर्द गिर्द अपने होठों की दीवारें खड़ी कर दूंगा। आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं। तो मुझे इनाम दो, मोहब्बत की एक हल्की सी निगाह उन दीवारों से मेरी तरफ फेंक दो। मैं उसे अपनी पलकों से उठाकर अपनी आंखों में छिपा लूंगा। मुख्तार ने शारदा के अक़ब में दूर एक साया सा देखा और फौरन झिर्री में से हट गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो खिड़की खाली थी। शारदा जा चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तार और शारदा दोनों शेर शुक्र हो गए। तन्हाई का मौका मिलता तो देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते। एक दिन रूपकौर और उसका पति लाला कालू मिल कहीं बाहर गए हुए थे। मुख्तार गली में से गुजर रहा था कि उसको एक कंकर आके लगा। उसने ऊपर देखा तो शारदा थी। उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। मुख्तार उसके पास पहुंचा। वहां पर कोई नहीं था। खूब घुल मिल के बातें हुई। मुख्तार ने उससे कहा, उस रोज मुझसे गुस्ताखी हुई थी
और मैंने माफ़ी मांग ली थी। आज फिर से गुस्ताखी करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। और फिर उसने अपने होंठ शारदा के कपकपाते हुए होंठों पर रख दिए। शारदा ने शर्मीली शरारत से कहा, अब माफी मांगिए। जी नहीं, अब ये होंठ आपके नहीं मेरे हैं। क्या मैं झूठ कहता हूँ? ये होंठ क्या, मैं ही आपकी हूँ। देखो शारदा, हम इस वक्त एक आतिशफिशा पहाड़ पर खड़े हैं और तुम सोच लो, समझ लो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैं कसम खाता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा रहूँगा। मेरी मोहब्बत साबित कदम रहेगी। क्या तुम भी ये वादा करती हो? शारदा ने अपनी निगाहें उठाकर मुख्तार की तरफ देखा। मेरा प्यार सच्चा है। मुख्तार ने उसको सीने के साथ भींच लिया और कहा, जिंदा रहो, सिर्फ मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए वक़फ़ रहो। खुदा की कसम शारदा, अगर तुम हाँ ना करती तो मैं यकीनन खुदकुशी कर लेता। तुम मेरी आगोश में हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया की खुशियों से मेरी झोली भर गई है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। शारदा ने अपना सर मुख्तार के कंधे पर गिरा दिया। आप बातें करना जानते हैं, पर मुझसे मेरे दिल की बात नहीं कही जाती। देर तक वो दोनों एक दूसरे में मुदग़म रहे। जब मुख्तार वहाँ से गया तो उसकी रूह एक नई और सुहानी लज्जत से मामूर थी। सारी रात वो सोचता रहा। दूसरे दिन कलकत्ते चला गया, जहाँ उसका बाप कारोबार करता था। 8 दिन के बाद वापस आया। शारदा हर रोज़ की तरह करोशिये का काम सीखने मुकर्रर वक्त पर आई। उसकी निगाहों ने उससे कई बातें की। कहाँ गायब रहे इतने दिन, मुझसे कुछ ना कहा और कलकत्ते चले गए। मोहब्बत के बड़े दावे करते थे। मैं नहीं बोलूँगी तुमसे। मेरी तरफ क्या देखती हो? क्या कहना चाहते हो मुझसे? मुख्तार बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर तन्हाई नहीं थी। वो काफ़ी तवील गुफ्तगू उसके साथ करना चाहता था। 2 दिन गुजर गए, मौका न मिला। निगाहों ही निगाहों में गूंगी बातें होती रहीं। आखिर तीसरे रोज़ शारदा ने उसे बुलाया। मुख्तार बेहद खुश हुआ। रूपकौर और उसका पति लाला कालू मिल घर में नहीं थे। शारदा सीढ़ियों में मिली। मुख्तार ने वहीं उसको अपने सीने के साथ लगाना चाहा। वो तड़पकर ऊपर चली गई, नाराज थी। मुख्तार ने उससे कहा, देखो मेरी जान, मेरे पास बैठो। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, ऐसी बातें जिनका हमारी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। तुम बात टालो नहीं, बताओ मुझे। बताए बगैर कलकत्ते क्यों गए? सच में बहुत रोई मैं। उस रोज़ मैं जब से गया तो सारी रात सोचता रहा। जो कुछ उस रोज़ हुआ उसके बाद ये सोच विचार लाजमी थी। हमारी हैसियत मियाँ बीबी की थी। मैंने गलती की, तुमने कुछ ना सोचा। हमने एक ही जस्त में कई मंजिलें तय कर ली और ये गौर ही ना किया कि हमें जाना किस तरफ है। समझ रही हो ना शारदा? जी हाँ। मैं कलकत्ता इसलिए गया था कि अब्बा जी से मशवरा कर सकूं। तुम्हें सुनकर खुशी होगी, मैंने उन्हें राजी कर लिया है। मुख्तार की आंखें खुशी से चमक उठी। शारदा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया है। मैं अब तुमसे शादी कर सकता हूँ। शादी? हाँ, शादी। कैसे हो सकती है हमारी शादी? इसमें मुश्किल क्या है? तुम मुसलमान हो जाना। मुसलमान? मुख्तार ने बड़े इत्मीनान से कहा। हाँ हाँ, इसके अलावा और हो ही क्या सकता है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले बड़ा हंगामा मचाएंगे, लेकिन मैंने इसका इंतज़ाम कर लिया है। हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, सीधा कलकत्ते जाएंगे। बाकी काम अब्बा जी के ज़िम्मे है। जिस रोज़ वहाँ पहुँचेंगे उसी रोज़ मौलवी बुलाकर तुम्हें मुसलमान बना देंगे। शादी भी उसी वक्त हो जाएगी। शारदा के होंठ जैसे किसी ने सी दिए हों। मुख्तार ने उसकी तरफ देखा। खामोश क्यों हो गई? शारदा चुप रही। मुख्तार को बड़ी उलझन हो रही थी और उसने कहा, बताओ शारदा, क्या बात है? शारदा ने बमुश्किल इतना कहा,
तुम हिंदू हो जाओ? मैं हिंदू हो जाऊं? मुख्तार के इस लहजे में हैरत थी। वो हंसा। मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे मुसलमान हो सकती हूँ? तुम क्यों मुसलमान नहीं हो सकती? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके अलावा इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। हिंदू धर्म भी कोई धर्म है। गाय का पेशाब पीते हैं, बुत पूजते हैं। मेरा मतलब ठीक है, अपनी जगह ये धर्म भी ठीक है, मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस, मेरा मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा। शारदा के चेहरे का तांबे जैसा जर्द रंग जर्द पड़ गया। आप हिंदू नहीं होंगे? पागल हो तुम? शारदा का रंग और जर्द पड़ गया। आप जाइए, वो लोग आने वाले हैं। ये कहकर वो पलंग पर से उठी। मुख्तार परेशानी से बोला, लेकिन शारदा। नहीं नहीं, जाइए आप, जल्दी जाइए, वो आ जाएंगे। शारदा के लहजे में बेइंतहा की सर्दी थी। मुख्तार ने अपने खुश्क हल्क से बमुश्किल ये अल्फाज निकाले, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शारदा, तुम नाराज क्यों हो गई? जाओ, चले जाओ, हमारा हिंदू मजहब बहुत बुरा है, तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो। शारदा के लहजे में नफरत थी। वो दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुख्तार अपना इस्लाम सीने में दबाए वहाँ से चला गया।